जहां पर भी गटर होता है वहां पे कॉकरोच आ ही जाते हैं, और कॉकरोचों का पूरा जमावड़ा खड़ा हो रहा है। अब सिर्फ जो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर जो कमी रह गई थी, बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार वहां पे आ गई कुछ देर के लिए, और सबसे बड़ा भारत का कॉमिक भी आ गया कुछ देर के लिए। वैसे सोनम वांगचुक के ऊपर आज हाई कोर्ट के अंदर भी एक हेयरिंग हुई थी, क्योंकि एक पीआई डली हुई थी उनकी हेल्थ को लेके। दूसरी तरफ बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे अब उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, कुछ तो वहां पे पहुंच भी रहे हैं, कुछ और शायद आने वाले हैं। एक और चीज हो रही है, इंडिया का जो लाटेंट है उसका भी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो बहुत सारे इश्यूज हैं आज, जैसे हम हफ्ते में एक बार डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के साथ मिल के सारे ये इश्यूज कवर किए जाएं, और उस पे करण वर्मा अपने पर्सपेक्टिव्स देते हैं, हम थोड़े मजे लेते हैं, थोड़ा रोस्ट करते हैं। तो आज कॉकरोच टू बॉलीवुड सब कुछ कवर करते हुए चलते हैं। थैंक यू करण फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर। एंड इतना एंटरटेनमेंट हो जाएगा जंतर मंतर पे, मैंने तो प्रिडिक्ट किया था, लोग उसको हल्के में ले रहे थे राइट फ्रॉम द टाइम जब इसने डांस वहां करना स्टार्ट किया था। जो दहिया है वो भाई क्या डांसर है वो मतलब बिल्कुल एक तो देखो, एक होता है डांस अच्छी चीज है, पर एक होता है कि भाई आता हो करना। इसको आता हो ना आता हो ऐसा थिरकता है ये कि मतलब घुंघरू टूट जाए तब तक नाचो। और सोनम वांगचुक वहां लेटा हुआ देख रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये तो मुझे ये लोग लटका गए हैं यहाँ पर, और ये लोग डांस भी कर रहे हैं, ठूस ठूस के खा भी रहे हैं मस्ती से। तो क्या क्या मीम्स बन रहे हैं, लोगों ने, किसी ने मीम हाँ, डाला है, ये खाई जा रहा है। खाए चले जा रहे हैं। फूड ब्लॉगर्स पहुंच गए अब तो वहां पर। वहां हाँ। पे देयर आर 2 फूड ब्लॉगर्स हु आर फाइंडिंग आउट भाई क्या मसाला चल रहा है यहाँ पर। भीड़ लगा लगा के आ रहे हैं। जुनैद भाई वहां पे खिला रहे हैं खाना, कोई एक है जुनैद भाई, पता लगा वो जो जुनैद भाई हैं वो किसान मूवमेंट में भी थे अपने योया के साथ, योगेंद्र यादव के साथ। वो ताहिर हुसैन के लिए वोट मांग रहे थे जब वो दिल्ली विधानसभा में खड़ा हुआ था एआईएमआईएम की टिकट पे। तो ये तो मतलब बहुत सुलझी हुई चीज निकला है जो जुनैद भाई है। तो कुल मिला के ना यहाँ जो एक लिटफेस्ट वाला जमावड़ा हो चुका है अब। जैसे जो पहले के लिटफेस्ट होते थे ना, जिसमें अरुंधति रॉय भी है, स्वरा भास्कर जैसे एक्टर्स भी हैं जो कि इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, जो कहेंगे एनआरसी ये है जबकि ड्राफ्ट नहीं आया है। तो अब यहाँ सब आ गए, कुणाल कामरा भी आ गया यहाँ। तो एक अर्बन नक्सल्स, माओइस्ट और इस्लामिस्ट का जो जमावड़ा है ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार। तो ये अब रंग ऐसा आ गया वहां पर। कुछ वीडियोस से शुरू करते हैं, अभी कुणाल कामरा की डालता हूं, पर वो थोड़ा कॉमिक है, पर मुझे लगा बहुत गंभीर विषय है, उसको थोड़ा गंभीरता से लेंगे। पर जब आपने यो यो के चेले, जिसका भी आपने नाम लिया, तो यो यो तो शुरू से गोविंदा की मूवी फॉलो करता है। कभी वो डॉक्टर है, कभी वो पुलिस वाला है, कभी वो आर्किटेक्ट है, कभी वो फार्मर है, कभी वो ओपिनियन पोल वाला है, कभी वो नेता है। तो फिर चेले भी तो सारे सेम ही होंगे, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई नई बात है। नई बात है। सही बात। ये लीजिए कुणाल कामरा की, सीता अब के ये देखिए पति कितनी सरकार है, ये आपत्तिजनक जो कर वीडियो है। रही है ये सरकार है, ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर भगवान राम, सीता माँ, ये ड्रैग करके और वहां पे किस तरह ठाके लगा रहे। तो जो आपने कहा कि कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट पूरा गैंग बैठा पड़ा है, और इसको हम क्या प्रोटेस्ट मान रहे हैं किसी इशू का लेके, जब आप बिना बात कोई कोरिलेशन क्या था इसका? तो देखिए ये जितने कॉमेडियंस हैं, अब आपने जो ये बात उठाई तो मैं इनकी जरा हिस्ट्री पे लेके जाता हूँ आपको। ये स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर कहाँ से आया भारत में? बहुत अच्छी आर्ट है वैसे स्टैंड अप कॉमेडी, डन वेल, इट्स अ ग्रेट आर्ट। 2013-14 में वीर दास ने शुरू किया ये एक पूरा, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, एक ग्रुप बनाया। उसमें किसको लिया इसने? एआईबी भी था। एआईबी इज एन ऑफशूट, एआईबी इज एन ऑफशूट, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इस ग्रुप ने क्या करना स्टार्ट किया, जगह जगह जाके ब्रेजनली हिंदू गॉड्स गॉडेसेस का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। ठीक, जिसमें सबसे फ्रंट में कौन थे? तन्मय भट्ट, जिन्होंने बाद में एआईबी बनाई। ठीक है ना? ऐसे ऐसे जोक्स थे कि मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा, हनुमान जी के ऊपर और गणेश जी के ऊपर। ठीक है ना? मंकीज और एलिफेंट्स को ला करके गंदी गंदी घटिया बातें करते थे और लोग हंसते थे। आज ये
सोच भी नहीं सकते करने की, बट आपको जरा देखना होगा समाज कितना सो रहा था। आज भी पड़ी हुई है वो क्लिप्स और वो ट्वीट्स इनकी 2013, 14, 15 की। वीर दास ने इससे अपना करियर चमकाया। आज तो बाहर भी कॉमेडी सर्किट में हरकतें कर रहा है, कह रहा है आई लिव इन टू इंडियाज, एक इंडिया इतना घटिया है, एक इंडिया ऐसा है, ये सब कर रहा है। वो ममता बनर्जी का एक तरह से प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन भी था वीर दास। कुणाल कामरा वहीं से, कुणाल कामरा चेला होता था तन्मय भट्ट का, ठीक है ना। अब कुणाल कामरा ने, आपको याद होगा अर्नब के साथ क्या हरकत करी थी ऑन फ्लाइट पे। दैट इज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी यार। वो आप कर सकते हो क्या? यू आर रिस्किंग सिक्योरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब इस महुआ मोइत्रा और स्वरा भास्कर ने क्या कहा, बिल्कुल सही किया तुमने, यही करना चाहिए था। और अगली बार से वहां पे ट्रैवल बैन हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ट्रैवल बैन के लिए मैं भी आगे बढ़ती हूँ। वहां से ये पूरा गैंग बना, कन्हैया कुमार, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर एंड उमर खालिद, ये बेस्टीज है। ये जो फैंटास्टिक फोर एक कार्टून आती थी ना, उसके फैंटास्टिक फोर के यही 4 नुमाइंदे हैं। तो जब ये चुनाव के लिए खड़ा हुआ था बेगूसराय से कन्हैया, जिसकी जमानत जब्त हो गई, मेरा ख्याल 4 बार 5 लाख वोट से आ रहा, तो ये सब गए थे वहां प्रचार करने। और कौन गया था वहां? चिच्चा जावेद भी गए थे, जावेद अख्तर भी वहां पहुंच गए थे। अच्छा। और ये कविता पढ़ते थे वहां, हम देखेंगे, जो कि यहाँ पर भी पढ़ी जा रही है, यहाँ भी पढ़ी है, यहाँ पर भी पढ़ी गई। तो उसमें एक मैथमेटिशियन है स्टीफन्स की, उनका नाम है कोई नारायण है उनका सरनेम, महिला है। मैंने कहा यार इन्होंने तो कल जो बोला वो तो सुन के मैं दंग रह गया कि अल्लाह ही सुप्रीम वेदांत है और अल्लाह ही शक्ति है। मतलब एक ही स्ट्रोक में आप कितने हमारे उनको संप्रदायों को आप हर्ट करोगे। शक्ति प्रथा एक अलग होती है, इसमें शक्ति पूजा होती है, कह दिया अल्लाह ही शक्ति है, फिर कह दिया अल्लाह ही अल्टीमेट वेदांत है। और सब कहते हैं हम देखेंगे में क्या दिक्कत है, ये सब बोल रहे हैं हम देखेंगे हम देखेंगे। तो हम देखेंगे में जो गाना है ना, हम देखेंगे, फैज ने लिखा है, फैज अहमद फैज जो पाकिस्तानी था, जिसके सब फैन बॉयज होते थे, जावेद अख्तर वगैरह। तो उसमें एक लाइन है कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो एक हमारे न्यूज एंकर ने पूछा जावेद अख्तर से कि यार ये तो एंटी हिंदू है, बुत इज आइडल्स, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। तो आपको पता है जावेद अख्तर ने क्या कहा? अरे आप गलत समझ रहे हैं, बुत मीन्स डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स जो होते हैं ना उनके बुत हो गए हैं यहाँ। तो उसने फिर पूछा कि सर इसमें ये भी लिखा है जब अर्ज़े खुदा के काबे से, कह रहा अरे आप काबा भी गलत समझ गए, काबा इज अ मेटाफर की पूरी दुनिया एक काबा है। तो ये जो फ्रॉडिये है ना, ये जितने लेफ्टिस्ट लिबरल्स लिटरेचर फेस्टिवल वाले, जावेद अख्तर, अरुंधति रॉय, ये कायदे से इस समय यहाँ पर इन फुल हॉग पागल हो चुके हैं, खुले छूटे हुए इस इलाके में। और ये और एक्सपोज हुए ताहिर के कन्विक्शन के बाद। जो ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ, ये सब वही पूरा गिरोह जो था, कह रहा था वो ही इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज हिज नेम इज ताहिर। तो इनके बड़े खराब दिन चल रहे हैं कुल मिलाकर। ये पर बड़ी, आपने ताहिर पे भी आएंगे, पर बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात करी कि बोलते अपनी ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर है, बुत क्या है अपनी ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर है। ताहिर केस में ऑन रिकॉर्ड ऑन एविडेंस आया है काफिरों को मारो वाज द कॉल ऑफ द मॉब, बट काफिर क्या है उस पे भी अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। पर ये मुझे याद आया जब मैं शुरू में टीवी डिबेट्स पे आना शुरू हुआ था, तो वहां पे एक आते थे जिनके अखबार था, इंग्लिश में या टीवी डिबेट्स में अलग बोलते थे, यूपी के बड़े जर्नलिस्ट थे, और जो अपने उर्दू के अखबार में लिखते थे वो फुल ऑन, मतलब फुल ऑन वो होता था कि जो भैया बुत भी उठाए जाएंगे, अपनी ऑडियंस को भी एड्रेस किया जाएगा। और ये जब आते हैं पब्लिक गैदरिंग में, तो वो जो यूजफुल इडियट्स हैं जो इनकी बात मान लेते हैं, तब ये नई नई इंटरप्रिटेशन दे देते हैं और अपनी ऑडियंस या अपनी उर्दू अखबारों में दे नो व्हाट दे आर डूइंग, इंग्लिश में दे से डिफरेंटली। तो वो डिफेंस मिल जाता है ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो उर्दू आती नहीं है, आपको तो इनकी भाषा आती नहीं है, तो भैया आपको तो ओरिजिनल सोर्स समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको तो हम बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है। तो ये ट्रिक आज की नहीं है, ये ट्रिक शुरू से चली आ रही है। जब पकड़े जाओ तो उसका मीनिंग कुछ और है, और आपकी जो जनता है उसके लिए, आपका जो अवाम है उसके लिए आपकी जो बातें हैं वो एकदम क्लियर है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स बीन हैपनिंग सिंस टाइम इमोरियल। सो अब जब ये होता है ना, तो अब लोगों को पता है बिकॉज ऑफ एक्सेस। एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं यहाँ पर, जो ये हम देखेंगे की बात चल रही है ना, इसमें आगे बात है कि अल हक की विजय होगी, अल हक वर्ड आता है। अच्छा, अक्सर कैसे उल्लू बनाया जाता है, आप अगर इनसे बात करो, मुझे थोड़ी उर्दू आती है बिकॉज मैं लखनऊ से हूं, तो मुझे थोड़ा ग्रास्प है वर्ड्स की। अल हक
लोगों को लगता है हक की बात है, ये तो अधिकार, राइट। इट इज नॉट अधिकार और राइट। अल हक इज अनदर वन ऑफ द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है। तो अल हक की विजय होगी इज नॉट हक की विजय होगी। अल हक इज बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल हक की विजय होगी, आगे कुछ ऐसे है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, बट अल हक आ रहा है। इसके बाद ये हिंदू भी गा रहे हैं, ये सो कॉल्ड हिंदूज वहां पर, और ये जितने प्रोफेसर हैं हम कह रहे हैं हम देखेंगे। कश्मीर फाइल्स में बड़ा अच्छा दिखाया है इसको, हम देखेंगे को लेके। जो निवेदिता मेनन भी बाय द वे यहाँ पहुंच गई, सारे लोग हैं यहाँ पर। निवेदिता मेनन का जो एक सेंटेंस है अभी हाल ही में, आपने अगर देखा हो आरफा से बात करते हुए, यार ये मुस्लिम मेन में वो बात ही होती है, अब क्या करा जाए, हिंदुओं को शर्म नहीं आती। लव जिहाद कुछ थोड़ी है, तो चार्मिंग होते हैं मुस्लिम मेन। ये किसने बोला है? निवेदिता मेनन और आरफा। अरे आपने इतनी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन कैसे मिस कर दी भाई? ये तो यू आर नॉट वन ऑफ द प्रिविलेज्ड फ्यू जिन्होंने ये कॉन्वर्सेशन देखी। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मैंने ये इतना हाई लेवल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कैसे मिस कर दिया? द ब्यूटी एंड द मैस्कुलिनिटी एंड द चार्म्स जो स्वारा को मिलते हैं, वो मैंने कॉन्वर्सेशन मिस कर दी। तो उसमें द हार्मोन्स टुक ओवर। वो कहती है अरे मुस्लिम मेन आर सो अट्रैक्टिव, भाई हिंदू लड़कियां कैसे ना उनकी और लट्टू। अब हिंदुओं को सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो जा रहा है, और ये लव जिहाद बोल देते हैं, बताओ लूजर्स। ये भाषा और इस लेवल की बातचीत चल रही है इनकी, तो ये आपने मिस कर दिया। ये मिस कर दिया, पर मैं अभी स्वारा पे आऊंगा, पर उससे पहले जो मुझे लगा कि अब बॉलीवुड का टॉप डाउन शुरू हो गया है। ये देखिए सोनी राजदान, ये जिनको नहीं पता आलिया भट्ट की माता जी हैं, ये कह रही हैं डियर सोनम वांगचुक, आपकी हेल्थ के लिए हम प्रे करते हैं, हमें इस रास्ते पे मत छोड़िएगा, प्लीज लिव टू फाइट अनदर डे, प्लीज स्टे, प्लीज एंड योर फास्ट टुडे। अब इनके लिए फेमस है, फेमस क्या है इनका? जब मैंने पहली बारी इनका नाम ध्यान से सुना था तब ये था जब ये कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान जाने में आई बी मच हैप्पियर। बहुत वायरल हुआ था उस समय कि ये भैया पाकिस्तान जाना ही मैं बेटर फील करूंगी, और हर अखबार ने कवर किया था। आलिया भट्ट मदर सोनी राजदान फेसेस हीट, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया दैट शी विल बी हैप्पियर इन पाकिस्तान। आपको यहाँ सफलता मिली, आपकी बेटी को यहाँ पे सफलता मिली, सफलता तो मिली है, अल्फा में जो मर्जी हुआ हो, बट सफलता तो बहुत मिली है, तो सफलता मिली, और आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो वही रह के रोका नहीं जाता, वो उमड़ के प्यार बाहर निकलता रहता है, और वही मूवीज में दिखता है अमन की आशा में। आलिया भट्ट इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ये आपको बात पता है? शी इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, शी हैज अ ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक, आई थिंक सेम इज द केस विद सोनी राजदान। सोनी राजदान इज ऑल्सो नॉट एन इंडियन सिटीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आलिया भट्ट का तो मुझे कंफर्म पता है, बिकॉज वो पता लग गया, क्योंकि जिस दिन वोटिंग थी तो उससे पूछा आपने वोट नहीं डाला, तो आलिया कहती नो आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन। और जब बाहर जाती थी आलिया, बाहर, अब तो नहीं बोल रही बिकॉज अब इट्स बैड पीआर, तब शी नेवर यूज्ड टू से आई एम एन इंडियन। और वहां की कई न्यूज में भी लिखा हुआ है ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑफ इंडियन ओरिजिन आलिया भट्ट अराइव्ड। आप अगर पुरानी खबरें पढ़ेंगे 2019-18 से पहले की, फिर तो एक थोड़ी वेव आई, फिर शी डिड नॉट कंसीडर इट स्मार्ट टू से ऑल दिस। तो ये तब की स्टेटमेंट है, सोनी राजदान की भी जो स्टेटमेंट है, आई बी, ये इनकी दिल की आवाज है एक्चुअली। महेश भट्ट वगैरह, भाई आप सोचो, महेश भट्ट ये जाकिर नायक की जो पीस टीवी है इस पे आता था, तकरीर करता था, कहता था अगर इस देश का हर व्यक्ति मुसलमान बन जाए तो इस देश की तकदीर बदल जाए। ये मुझे बड़ा अच्छे से याद है, जब पैकेज आता था ना पीस टीवी का, मैं बड़ा रेगुलर वॉचर था पीस टीवी का, पीस टीवी देखे रेगुलर मतलब आप ओरिजिनल रिसर्च की है करण ने, ओरिजिनल रिसर्च करी है, ओरिजिनल रिसर्च करी है पीस टीवी देख के। आप जाकिर नायक का कोई वीडियो चला दीजिए, मैं जुमला कंप्लीट कर सकता हूं उसका। मैं जाकिर नायक पे डबल पीएचडी। तो उसमें जब उसका पैकेज आता था ना, ब्रदर्स आस्क्ड अ क्वेश्चन और ये सब चलता था, तो महेश भट्ट आते थे और दिग्विजय सिंह आते थे, इन दोनों के आते थे। दिग्विजय सिंह तो करता था, बाद में पता लगा राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख दिए होंगे जाकिर नायक ने, ठीक है ना। पीस टीवी वाज वन ऑफ द फंड प्रोवाइडर्स टू राजीव गांधी फाउंडेशन। तो उसमें ये महेश भट्ट बोलता था कि पाकिस्तान से मेरा बड़ा विशेष प्यार है, वहां के मुसलमान यहाँ के, इसने खूब पाकिस्तान एक्टर्स एक्ट्रेसेस को यहाँ मौका दिया था, मतलब लाइन लगा रखी थी इसने, वन एंड ऑल। और ये किसके दीवाने होते थे? उमर शरीफ के। उमर शरीफ जो अब नहीं रहा, एक और स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसने 2015 वर्ल्ड कप के दौरान कमेंट्री में कहा था कि हम मुसलमान हैं, 17 बार तोड़ा था हमने सोमनाथ।
ठीक है, ये जलवे से बोल रहा है और यहाँ सब वेलकम करते थे इसको। उमर शरीफ आ गए, उमर शरीफ आ गए, महेश भट्ट वगैरह, इवन अमिताभ बच्चन फॉर दैट मैटर, उमर शरीफ आ गए। जी सिने अवार्ड्स में बुलाया जाता था उमर शरीफ को। भाई कंफ्यूजन करण हिंदुस्तानी माइंड में है। उनका वकार यूनुस ग्रेट बॉलर जब जीता था, मुंह से क्या निकला, हिंदुओं के सामने उसने वो किया, क्या किया था, नमाज पढ़ी थी हिंदुओं के सामने। तो उनका माइंड क्लियर है। या अफरीदी जो खुल के बोलता है भाई हम तो ये थे, हम तो वो थे। फैक्चुअली कितना सलवार कमीज पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि सलवार कमीज पहन के बचे थे। बट माइंडसेट उनका, देखो प्रॉब्लम इज नॉट देयर, प्रॉब्लम इज दे आर वेरी वेरी क्लियर। वो पैसे चाहिए बिकॉज भुखमंगा देश है, घर चलाना है। तो क्रिकेट में भारत ही भारत है बस, तो उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वकार यूनिवर्सिटी बाद में सॉरी मांगने आ गया था। तो वो पैसे के लिए तो वो जूते भी साफ करेंगे, बट वैसे उनका माइंड बहुत क्लियर है। जैसे ही मौका मिलेगा वो आपके ऊपर अटैक ही करेंगे। 100%। हम ही उनको इनेबल करते हैं यहाँ पे ला के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे कैसे उदाहरण है यार, सोनम कपूर जैसे, अनिल कपूर जैसे। अनिल कपूर कहता है मैं तो पठान हूं, सोचो जरा आप। सोनम कपूर कहती है आई एम हाफ सिंधी हाफ पेशावरी, मतलब इंडियन है ही नहीं। वो कहते हैं हम वहां पे गए थे, हमसे मीना बाजार थी, वहां क्या थी, उससे पैसे नहीं लिए किसी ने, इसी से दीवाने हुए पड़े ये लोग, उनसे पैसे नहीं लिए थे एक आध बार। कितने मूर्ख रहे हैं हमारे लोग। तो अब नाउ द चिकन्स आर कमिंग टू रूस्ट, वो वाली जो चीज है, नाउ दे आर रियलाइजिंग बॉस दिस इज नॉट पेइंग वेल। जो जमावड़ा है इस समय जंतर मंतर पे, ये अगर नॉर्मल हो जाए पहले के जमाने में तो बहुत बड़ी बात हो गई होती। भाई एवरीवन इज देयर राइट नाउ, अरुंधति रॉय, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, और भी आप नाम लो, एवरीवन इज देयर। सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, योया सलीम, प्रशांत भूषण, सब ले आए साला, फिर भी नीडल इज नॉट मूविंग। ये इनके लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। नहीं, तभी मैंने बोला ना, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे अब इसको एस्केलेट करें। ये आएंगे सारे जो मैं, क्योंकि मैं ये सोनी राजदान के ट्वीट को इनोसेंट नहीं देख रहा। ये सारे जो सबसे ज्यादा जो आउट है ना कि भैया मुझे तो पाकिस्तान जाना है, तो उसके साथ ये टेस्टिंग ऑफ वाटर्स हो रहा है मेरे अनुसार। क्योंकि अब ये पूरी सिम्पथी लेके जाएंगे। वो जो जवानी की उम्र में डाइटिंग भी कर ले तो उसके लिए अच्छा है, दीप के वो बोलता जी मैं तो करूंगा नहीं। तो उन्होंने वहां पे सोनम वांगचुक को किया, क्योंकि हमारे देश में एक आप 59-60 के हो, हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, अब कर रहे हो नहीं कर रहे, टॉयलेट जाके खा रहे हो नहीं खा रहे, कोई प्रूफ नहीं होता, बट मान लो कर रहे हो हंगर स्ट्राइक, तो वो एक सिम्पथी जनरेट होती है। और आज ही कोर्ट में एक पीएल डलती है कि इनकी हेल्थ बहुत डिटेरिएट कर रही है और ध्यान रखा जाए। अब कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड से जाएगा, सॉलिसिटर जनरल भी पेश हुए, उन्होंने पेयर होके कहा कि भैया हम हेल्थ के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर्स जा रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं जब जब ये अलाउ करते हैं, और उसके बाद जो जो अगर हेल्थ की कंडीशन के लिए मेडिकली करना पड़ेगा हम करेंगे। सो आप खुद ही क्राइसिस बिल्डअप करो और उसके बाद आप स्टेट को बोलो जहां तबीयत खराब हो। और तबीयत के एंगल पे मेरी प्रेडिक्शन है इंक्रीजिंगली इंस्टाग्राम पे अब इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, पूरी बाकी सब छोड़ के जो आपने बात की वो नहीं कहेंगे, बुत टूटेंगे नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान बेटर है जो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कहेंगे जो आके वहां पे बैठे हैं उनके क्या क्या व्यू रहे हैं कि सीता के पति की बातें, कुछ नहीं दिखाएगा इंस्टाग्रामर वहां पे। सिर्फ ये दिखाएगा एक बुजुर्ग आदमी है और देखो कैसे वो भूखा आपके लिए लड़ रहा है और ये निर्दयी सरकार उसको मरने दे रही है। नहीं, अब तो वो भी आ गया ना। अब तो जो ओमी वैद्य था जो 3 इडियट्स में था कि ये तो हमारा रैंचो है। अच्छा, ये अच्छा फैला रखा, ये रैंचो था। 3 इडियट्स में जो रैंचो था फुनसुक वांगडू, वो सोनम वांगचुक है। अच्छा, सोनम वांगचुक ने तब बोला था मैं नहीं हूं भाई, वो तब सोनम वांगचुक ने ये बोला था। अब सोनम वांगचुक भी जलवे से कहता है मैं हूं। तो कल बड़ी मजेदार बात हुई इस पे, परसों नरसों इनफैक्ट, उसमें दिखाया था फुनसुक वांगडू के 400 पेटेंट थे। तो लोगों ने कहा भाई ये भी साइंटिस्ट बना हुआ है, ये कर दिया वो कर दिया, एक आध चीज करी इसने, आइस टूपा वगैरह बना दिया, पर ठीक है, दैट इज नॉट डिस्कवरी, थोड़ी सी इनोवेशन है, मैं कहूंगा अच्छी बात है। पूछा भाई इसके कितने पेटेंट है, पता लगा इसका कोई पेटेंट नहीं है। उसके 400 थे, इसका कोई पेटेंट नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा कि यार इसका तो कोई पेटेंट नहीं है, इसको हम लोगों ने इनोवेटर पार एक्सीलेंस और ये सब घोषित कर दिया। फिर इसका दूसरा एंगल निकाला गया, कहा असल में सोनम जी समाज के बारे में इतना सोचते हैं कि वो कुछ पेटेंट ही नहीं कराते हैं। उनका he wants to give back to society, so he never got anything patented. तो अब ये एंगल आया इसको लेकर के, ये कहां से इतना बड़ा इनोवेटर था। अच्छा, इसके पिताजी कांग्रेस में थे,
वो एंगल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ उस मूवी में ये दिखाया गया है गरीब सा लड़का जो क्यूरियस है वो हाँ बना हाँ है। पूरा बैकग्राउंड तो बताइए इनका, छोटा अच्छा मोटा बैकग्राउंड नहीं है। वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन लद्दाख बोलते हैं इनको। या नहीं नहीं, देन द कांग्रेस पार्टी, पहले तो कांग्रेस में था इनके पिताजी, कांग्रेस पार्टी ने 2008 या 9 में कोई एफिडेविट डाल के कहा हुआ है इज अ रिस्क टू द नेशनल सिक्योरिटी। कांग्रेस ने कहा हुआ है ये 8-9 में। ठीक, लोगों ने डिसमिस कर दिया, कोई बात नहीं, और ये अभी तक अप्रिशिएट करते थे। कल तो एक और ट्वीट निकला है इनका धर्मेंद्र प्रधान से मिलते हुए, कह रहे हैं आई कांग्रेचुलेट धर्मेंद्र प्रधान फॉर वेलकमिंग न्यू इनोवेशंस इन एजुकेशन। लोगों ने कहा यार ये तो धमाका निकल आया कहां से। फिर इन्होंने यूटी बनने पे थैंक किया सरकार को। अब आप यूटी बनने के बाद आप बिल्कुल ही माई बाप बनना, स्टेटहुड, मतलब अभी स्टेटहुड लायक है वो जगह नहीं है, और 2 कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रही है, वहां पॉपुलेशन पर भी नहीं है, पॉपुलेशन ही नहीं इतनी, कैसे करोगे? 2 कंट्रीज से जो जगह बॉर्डर शेयर कर रही हो उसमें आप ये सब चाहोगे? उसमें तो भैया बहुत जरूरी है नेशनल सिक्योरिटी का एंगल होना। तो दिस मैन क्लियरली देन ही सेड द गोरखास विल फाइट फॉर द चाइनीज। इतने नाराज हो गए अग्निवीर से, वी विल नीड मोर अरब स्प्रिंग्स हियर। ये सब बातें कर रहा है यार ये आदमी। तो मतलब भाई लद्दाख की पॉपुलेशन ना इज अराउंड 2,74,000 2011 के सेंसस में। 3 लाख मान लो आज। 3 लाख की पॉपुलेशन के अंदर दिल्ली की एक कॉलोनी, लखनऊ का एक मोहल्ला बेसिकली, उसके अंदर आपको स्टेटहुड चाहिए, वो भी ऐसी जगह पे। आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग, मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड पे भी सरकार को आराम से सोचते रहना चाहिए। वी नीड लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग अंडर द यूनियन बिकॉज यू नो व्हाट द रिस्क्स आर। तो वो तो कोई डाउट ही नहीं। और यहाँ पे तो डिमांड देखो कैसी है, कोई डिमांड्स की बात नहीं करेगा क्या क्या डिमांड है। बट डू यू थिंक एक स्टेप मिस भी हुआ है कि क्या सरकार जो ये एजुटेशन अलाउ कर रही है? अब 2 व्यूज हैं इसको लेके। एक व्यू ये है, मैं थोड़ी बॉलीवुड पे आऊंगा अभी क्योंकि उसमें बड़े इंटरेस्टिंग चेहरे आ गए हैं, पर 2 व्यूज हैं इसको लेके। एक व्यू कहता है कि ये प्रोटेस्ट होने दो, एक्सपोज होने दो। दूसरा व्यू ये है कि इतना कंटेंट मिल रहा है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे आई थिंक द गवर्नमेंट इज नॉट वेरी एक्टिव और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और वहाँ पे फेसबुक्स पे वो ये सारी बातें नहीं बता रहे, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं विद फोटोज के चलने में उठने में मुश्किल हो रही है, ऑब्वियसली गर्मी है, अगर नहीं खाया हुआ तो शक्ल आपकी डिप्रेस्ड लग रही है। तो वो सिंपथी जनरेशन हमारे देश में बहुत बड़ी चीज है। अन्ना हजारे के बाद पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉल सो इजीली, बट देन द अदर व्यू इज वी सॉ अन्ना हजारे एंड व्हाट अरविंद केजरीवाल बिकेम। एक टाइम पे दिल्ली में सबने उसको वोट किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, उसके असेंबली में तो किया ही है बहुत सबने, बट बाद में वी सॉ व्हाट ही बिकेम। तो सेम ये लोग अवेयर हैं, आपकी मेरी लोग अवेयर हैं, बट जो नए आ रहे हैं 20 साल के 21 साल के, उनकी मेमोरी नहीं है। तो डू यू थिंक ये जो प्रोटेस्ट होके इसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा है या अलाउ किया जा रहा है इज द राइट स्ट्रेटेजी, या इसके ऊपर थोड़ा डिफरेंटली लेना चाहिए था? देखिए अब जरा पिछले 2-3 सप्ताह के ना कुछ इवेंट्स को रिकैप करते हैं, फिर आप जरा देखिएगा कैसे अब ये देश सोचने लगा है। वेरी इंटरेस्टिंग। 2 एपिसोड्स हैपेंड, दिस इज द थर्ड वन। 2 एपिसोड्स हैपेंड जिसपे लगा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त अब नैरेटिव सेट हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे सरकार को। एक था राम मंदिर में चंदा चोरी। ठीक, लोगों को लगा चीज तो बहुत गलत हुई एंड एब्सोल्युटली गलत हुआ। अब लोगों को लगा यार इस पे तो योगी जी घिर जाएंगे और अखिलेश विल मिल्क इट, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हुआ क्या, उल्टा पुराने वीडियोस आ गए, लोग और फर्दर हो गए कि भाई अखिलेश ने ये भी किया था, अरे बाप रे 2003 में इसके बाप ने नमाज भी पढ़वाई हुई हनुमानगढ़ी के स्टेप्स पे। ओहो, मुलायम ने ये भी कहा हम रामकृष्ण को आपस में लड़ा देंगे। अच्छा, रामगोपाल यादव तो ये भी करके बैठा। मतलब उल्टा जो दूसरी साइड ऑफ द नैरेटिव है वो और चार्जअप हो गया। कहा यार अखिलेश को तो कभी वोट नहीं देना यार, हमें तो ये सब बातें पता नहीं थी। इस एपिसोड के बाद हमें ये सब पता लग गया। एक ये तरीका है, सोचा था ये हो गया ये। सेम चीज हुई सतलुज फिल्म से। सतलुज फिल्म में मैंने तो ये फिल्म देखी जब आई फर्स्ट डे, मैंने इस फिल्म को देख लिया। सतलुज फिल्म में पूरी कोशिश थी इंडियन स्टेट को, पंजाब पुलिस को विलेनाइज करने की। ठीक, लोगों को लगा अरे यार इससे क्रांति आएगी, दिलजीत क्रांति लेके आएगा, जसवंत सिंह खालरा बन के आएगा, ये होगा वो होगा। हुआ क्या, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि यार पंजाब के टाइम पे पुलिस वाज द फर्स्ट विक्टिम्स, क्या क्या हरकतें हुई, हिंदूज वर ड्रैग्ड आउट ऑफ देयर बसेस, हिंदूज वर किल्ड।
रवनीत बिट्टू टुक द लीड, सेड कितने मारे गए थे उस टाइम पे, क्या क्या हुआ था। अब क्या हुआ उल्टा, दूसरी साइड ऑफ द नैरेटिव अगेन स्टार्टेड टॉकिंग कि यार तब ये भी हुआ था, तब अकाली दल ने ये हरकत करी थी, दे ब्रॉट इन दिस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जिससे सारा गंद मचा, फिर व्हाट दे डिड, आई मीन द एंटायर थिंग अगेन बैकफायर्ड। बिकॉज बेसिक बात है क्योंकि ये लोग इतने क्लूलेस हैं, दे अंडर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल। पंजाब में एक व्यक्ति नहीं है जो 1980s 1990s में जाना चाहे, आप किसी से वहां पे बात कीजिए, सबको पता है जीडीपी पर कैपिटा में 80-81 में पंजाब वाज नंबर 1 स्टेट। इतने एडवांटेज के बाद टुडे इट इज आवर 18th नंबर। तो लोगों का फोकस वहां पे है, जो मर्जी बोलिए, अब्रॉड बहुत अच्छी लाइफ भी है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ भी है, तो सब अपने देश में रह जाते हैं। तो ये नोबडी, इसके जो जीत का ये प्रोपेगेंडा था, ये कोई नहीं आने वाला। और वहां पे कभी हिंदू सिख सरवान, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेटी शादियां घरों में हुई हैं, अभी क्रिकेटर की भी कोई हुई थी, राइट। तो वहां पे तो शुरू से यही रहा है कि आपकी आपस में शादियां हो रही हैं, आप साथ रह रहे हो, कितने लोग। तो वो ये जो अटेम्प्ट है ना, हम सिंह अटेम्प्ट सक्सीड होने के लिए अंडर करंट होना चाहिए, अंडर करंट है ही नहीं था वहां पे। तो और जनता इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट आई एम सेइंग इज उल्टा दूसरी साइड का नैरेटिव स्ट्रांग हो गया। हाँ, उल्टा दूसरी साइड, अब अकालीज के बारे में, अकालीज weren't that exposed अभी तक। आफ्टर दिस फिल्म व्हाट हैज हैपेंड इज अकालीज आर गेटिंग एक्सपोज्ड कि आप क्या कर रहे थे जरा उस टाइम पे, मुलायम क्या क्या बोल रहा था उस टाइम पर, राम मंदिर के टाइम पर, यू नो। मैं ये कह रहा हूं विद द इंटरनेट एंड विद द फैक्ट दैट द ऑडियंस टुडे इज रिसर्चिंग एंड देयर आर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो आप और मैं हैं, जो कि बात करते हैं इस तरफ की, उससे अब ये चिपकती नहीं बातें। सेम चीज कॉकरोच में हो रही है। मैं आपके इस पॉइंट पे आ रहा हूं। थर्ड थिंग इज दिस कॉकरोच मूवमेंट। यार कॉज भी सुनने में इतना खुरा नहीं लग रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सब आ गए, बट ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वी नो व्हाट स्वरा भास्कर स्टैंड्स फॉर, वी नो सोनम वांगचुक की हिस्ट्री क्या है आज, वी नो कुणाल कामरा ने क्या कर रखा है। ये प्रिविलेज तब नहीं थी अन्ना और अरविंद केजरीवाल के टाइम पे, इसलिए तब हो गया इसका असर। आज 3 फेलियर्स हमारे पिछले 25 दिन में है, जहां वन साइड नैरेटिव पुल किया गया, दूसरी साइड स्ट्रांग हो गई। लोग स्ट्राइजेंड इफेक्ट की बात करते हैं कि किसी चीज को दबाओ तो वो होती, यहाँ रिवर्स स्ट्राइजेंड इफेक्ट है, दूसरी साइड इज पोलराइज्ड। तो आप पीपल आर मैच्योर राइट नाउ। आपने स्वारा की बात की तो भैया इतनी बड़ी बॉलीवुड स्टार है मेरा एक, कभी कभी बम्बे जा रही हूँ वापस शूट है मेरा एक, कभी कभी बम्बे जा रही हूँ वापस शूट है मेरा एक, कभी कभी बॉलीवुड जा रही हूँ वापस शूट है मेरा एक, कभी कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन। लेकिन वो बॉलीवुड वाले जो हर मुद्दे पर पिछली सरकारों में लगातार बोलते थे कि एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद से। जाइए ना, पूछिए उनसे, उनके जो फिल्म प्रमोशंस में आप लोग कवरेज करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सब। देखिए भाई, अब मेरा बॉलीवुड का नाता खुद ही हंसी आ जाती है कि भैया मेरा बॉलीवुड का नाता है क्या। और दूसरा जख्म कि बॉलीवुड की जो प्रमोशंस होती हैं, तुम लोग जाते हो तो किसी ने ये बोला कि बॉलीवुड का यही नाता है जो ये मेरे ख्याल से फेमस जहां सलमान खान टू गिव हिम हिज ड्यू, उसका ही नोज क्या कहां पे क्या करना है, पीठ ही मोड़ लेता है कितनी इंतुजियाज्म में नाची जा रही है, मैं भी बॉलीवुड, मैं भी बॉलीवुड, मैं भी बॉलीवुड। सलमान खान बेचारा पीठ मोड़ के निकल जाता है कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मेरे दिन बुरे आए हैं, इतने बुरे नहीं आए हैं। वो देखिए क्या था ना, उस टाइम पे एक पिक्चर थी प्रेम रतन धन पायो, तो उस सलमान खान की पिक्चर थी, उसमें स्वरा भास्कर को एक रोल दे दिया था सलमान खान ने, तो उससे बहुत खुश हो गई थी स्वरा भास्कर, पागल सी हो गई थी, आई एम इन अ सलमान खान फिल्म। तो ये उस खुशी में नाच रही थी। आप लोग भाई मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको एक रोल मिला, उसने इतना बड़ा काम किया, आप लोग क्यों उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। एक इसके और एक आरफा के, आरफा के साथ भी यही चीज चल रही है विदेश में, अभी उस पे भी आते हैं, बट स्वरा भास्कर, स्वरा को ओवर कर लेते हैं। स्वरा भास्कर का मुझे पता नहीं ये किसी रोल के लिए इन्होंने पुट ऑन किया है, क्या है ये हलाल फूड का जलवा है, बिकॉज हलाल फूड से ऐसा हुआ है, या ये कोई रोल के लिए है कि इन्होंने इतना, बिकॉज पहले तो भाई इन शेप इन सब कुछ कर रही थी, आई एम श्योर कोई रोल ही होगा ये। अब वो क्या रोल इनको ऑफर हुआ है जिसके लिए इन्होंने ये किया है, ये एक आई थिंक दिलचस्प सवाल होगा। ऐसे कौन रोल लिख रहा है यार, जनरली लोग रोल्स लिखते हैं कि भाई आप फिट हो, आप ये करो, ये
ये मेरे नहीं समझ में आ रहा कि यार वो स्वारा जाने और उसका काम जाने। मैं उस स्वारा को देखो, मेरा एक मानना है करण कि स्वारा का जो माइंडसेट है ना, मैं उसी से इतना फैसिनेटेड हूं कि मुझे उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आता कि माइंडसेट वो तो देखिए कमाल का कि है। वो जाके वहां पे कोई बेस्ट लगा कि एक आदमी के अंदर ऑनेस्टी होती है ना, खुद ही मुंह से बोलते बोलते हंसी आ जाती है। मेरा बॉलीवुड से भी थोड़ा रिश्ता तो है, मुझे असल वो में क्या हुआ, मेंटेन कल जब वो आई ना, कल जब वो हाँ। आई तो कोई उससे ऑटोग्राफ लेने नहीं आया, हम्म, कोई उससे ना सेल्फी खींचने आया। फिर माइक हम्म, से दीपिका या किसी ने अनाउंस किया, बिग बिग बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो बड़ी खुश हो गई वो कि किसी ने तो अनाउंस किया कि मैं बिग बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। लोग भूल ही गए मुझे भाई, बिकॉज लास्ट सीन तो वो एक मौलाना के बगल में थी। आपको याद होगा वो सज्जाद नुमानी था या कौन था, उस मौलाना के पास पहुंच गई थी पूरे लिबास में। कहाँ भाई अब लिबरेट हुई है मेरा ख्याल है। तब जब ये सब सीन्स कर रही थी ये बॉलीवुड में, जिसमें 2 पीस में भी आ रही थी, और वो वाला एक बड़ा इसका इनफेमस सीन है वाइब्रेटर वाला, तब ये दबी हुई थी। नहीं पता आपको ये वाला? मैंने स्वारा को इतना, मैं बॉलीवुड कहाँ वैसे ही नहीं देखता स्वारा को, तो मैं क्या ही देखूंगा। वन ऑफ द मोस्ट मुझे पता नहीं कब पतली थी, कब मोटी है, कब नहीं है, कब क्या है, वो ये जो मर्जी है। मेरे को तो इसका माइंडसेट ही समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी क्लिप देखी है, मूवी देखी। मैं आपको माइंडसेट की तो बात बता रहा हूँ। तो आज तक का जो बॉलीवुड की हिस्ट्री है उसमें सो कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड सीन्स, पिक्चर थी वीरे दी वेडिंग, उसमें एक वाइब्रेटर के साथ एक सेक्सुअल एक्ट का सीन स्वरा भास्कर ने किया था। स्वरा भास्कर ने कहा था, टुडे आई हैव डन समथिंग ब्रेव व्हिच विल चेंज सिनेमा। बहुत सुर्खियों में आया था तब, बड़ी बुराई हुई थी, बिकॉज एक्चुअली इट वाज वेरी वल्गर एंड ऑब्सीन। बट तब ये भाई दबी कुचली हुई थी जब ऐसे सीन्स कर ले जा रही थी, और फिर ये पूरे लिबास में आने लग गई और कह रही है मुझे हिफाजत मिलती है, इस्लाम में हिफाजत मिली है मुझे। मैंने जब मुस्लिम से शादी करी, और सज्जाद नुमानी के बगल में बैठी थी। सज्जाद नुमानी वो है जिसका कहना है लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्या करेंगी लड़कियां स्कूल जाके भाई। वहां शी वाज फीलिंग लिबरेटेड। अभी एक योगी आदित्यनाथ असेंबली की क्लिप बहुत वायरल हो रही है, जहां पे एक समाजवादी पार्टी का एमएलए उठ के बोलता है उर्दू स्कूल बनाओ। तो वो कहते हैं भैया अपने बच्चों को तो तुम अंग्रेजी स्कूल के लिए रोते रहते हो, और वहां पे तुम बार बार उर्दू स्कूल बना रहे हो। तो वो वही है कि बच्चे स्कूल ना जाएं, गर्ल्स पढ़े ना। पाकिस्तान में जो वो नोबल लेक की बाद में, खैर जो भी सेटअप था, नहीं था कि वो जो गोली मारी थी उसको, तो ये कॉन्सेप्ट तो सारा सेम ही है ना, कि उसी तरह से ये लोग चल रहे हैं। उसमें क्या इनका डिफरेंस आ रहा है? नहीं, देखिए आपने एक और हो सकता है एक जेम मिस किया हो इस सप्ताह। तो ये आरफा ईरान गई हुई थी, वो मैं डाल रहा हूँ क्लिप, ये देखिए क्लिप के साथ चाहिए। अब रुकिए, क्लिप डालते हैं। तो ये कहाँ से मिस हो जाएगा? ट्विटर की क्लिप नहीं मिस होती। मैं बताता हूँ अभी आपको। Wow, this is absolutely gorgeous. Thank you. Yes, this is our house and this is my family. Okay. My sister, my mom and my father. Nice to meet you. I'm Arfa. You are? Harastu. Parastu. Yes. Hi, Nice to meet you. What's your name? Mehta. Mehta. Hello. Nice to meet you. Okay. What's your name, sir? Embarrassed हंसी के भी। उसने छुआ नहीं उसको, और ये पेट्रियार्की भी नहीं कह पाई इसको। बताइए कितना वो है। पर आपको पता है जेम लोगों ने बहुत, एक जेम लोगों ने सबने मिस किया। मैं आपको बताता हूँ, इसने तो इसको छुआ नहीं, क्योंकि भाई छूना छाना दूर रखना चाहते हैं ये लोग। इसके बाद आरफा से जब पूछा गया कि खोमेनाई से आपका पर क्या इन्फ्लुएंस था खोमेनाई का, तो आपको पता है आरफा ने क्या कहा? आरफा ने कहा, ही टच्ड मी इन वेरियस वेज। He touched me in various ways। तो लोगों ने कहा भाई ये तो टची बातें कर रही है, ये तो खोमेनाई जिंदा नहीं है, नहीं तो आग लगा दे इतनी बात पे। तो इसके लिए बहुत ट्रोल हुई है ये। इस आदमी ने तो टच नहीं किया, फिर उसने कहा he touched me, खोमेनाई साहब touched me in various ways। रूह छुई थी उन्होंने। पर इनकी बातें करते करते अब एक लेटेस्ट आया, शायद आपने ये देखा हो, जहां पे इन्होंने बताया है कि भारत का सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है। इसके सबसे अलोकप्रिय, आप देखिए, ऐसे आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक है आज की तारीख में। ऐसा मैं 2014 में भी नहीं कह रही थी, मैं 2019 में भी नहीं कह रही थी, जुलाई 2026 में ये बात पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है। ये हो सकता है लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो सर्टिफिकेट आ गया भाई साहब,
सबसे अलोकप्रिय हैं। क्या बोलेंगे आप भैया? लॉन्गेस्ट सर्विंग और लोकप्रिय नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन यही कर सकते हैं, देखो आप, है ना, ये दिस इज अ मार्किंग ऑफ अ जीनियस माइंड कि दोनों चीजें एक साथ हैं हमारे बीच में, कि इलेक्ट होते जा रहे हैं बार बार, चुनाव हिस्टोरिक मार्जिन से जीतते जाते हैं, पर है बहुत ही अनपॉपुलर आदमी। अरे कहाँ जीत रहे हैं चुनाव, वो तो वोट चोरी है, आप पूरी भूल ही जाते हैं। आप बेसलाइन ही भूल रहे हैं भाई, वो तो वोट चोरी है। वो जीते थोड़ी ना, वो चुनाव जीते जाते हैं ईरान के अंदर, जहाँ पे 14 में कैसे जीते थे? 14 में किसने वोट चोरी कराई थी? वो थक गए थे सत्ता में रह के, दे वांटेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी। अब वो वेकेशन जाना था, थोड़ा बाहर घूमना था, तो मोदी जी थोड़ी देर संभाल लेंगे भाई। अब कैसे कर सकते, चोरी करने लग गए वो, तो फिर वो चोरी करने लग गए। आपको हिस्ट्री पता नहीं कैसे लिखी जाएगी कि 14 में डेमोक्रेसी को मानते हुए वो एक ब्रेक लेना चाहते थे कि 2 टर्म्स होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बिफोर राहुल जी आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उनको कुछ वो गैप ईयर चाहिए था, तो वो गैप ईयर लेने गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जीते थोड़ी ना। नहीं, मेरे को क्लियर नहीं था ये कॉन्सेप्ट, ये आपने बता दिया तो अब समझ में आई बात कि कैसे मोदी जी ने सत्ता पे बिल्कुल काबिज हो गए, ये अब समझ में आई बात। सही कह रही है आप। 14 में तो आप जैसे वो चाय वाला कोई बाहर बैठा होता, बोलते थोड़ी देर में जा रहा हूँ, घर देख लियो, कोई आए तो सामान ले लियो। माइंडसेट तो वही था ना इनका। अच्छा, एक व्यक्ति और वहां पहुंच गए, इतनी भरी गर्मी के अंदर, सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर। भाई ये बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है। तो इतनी गर्मी के अंदर पूरी मूवी भी आई थी शायद इनकी, बहुत बढ़िया एक्टिंग वाली, तो अभी पूरा गमछा पहन के, पूरा तैयारी करके वहां पहुंचे हुए हैं। तो भाई अब क्या ये भी जर्नलिस्ट की तरह जा रहे हैं वहां पे, ये भी बॉलीवुड से जा रहे हैं वहां पे। अब ये कौन सी कैटेगरी के जा रहे हैं? अगर जर्नलिस्ट जाते तो मैं सवाल भी नहीं करता, क्योंकि जर्नलिस्ट को कवर करने जाना चाहिए, पर अब आजकल तो ये जर्नलिस्ट कम बॉलीवुड है। तो क्या कमेंट है आपका इस पे? एक्टिंग ऐसी करो कि जर्नलिस्ट सब कहें भाई यहीं आ जाओ तुम। ऐसी एक्टिंग करी कि पूरी फ्रेटर्निटी ने कह दिया भाई इसकी दूसरी दुकान चलवा दो, ये यहाँ मत रखो इसको। और एक और बात कही गई उसके बाद, अब लोग संतुष्ट हो गए हैं कि सौरभ द्विवेदी एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट था, क्योंकि इसको एक्टिंग आती नहीं है, तो ये एक्ट तो कर ही नहीं सकता था। ही वॉज ऑनेस्ट ऑलवेज, ही कांट एक्ट टू सेव हिज लाइफ, इसलिए पक्का ऑनेस्ट था ये, झूठ तो बोल ही नहीं सकता ये बंदा। वो जिम में होता है ना, जब कोई जाता है, कोई बहुत लड़का मोटा होके, तो वो कहते हैं भाई तू ये मत बोलिए तू मेरे जिम आता है, तू पैसे इस बात के लिए हो कि तू मेरे जिम आता है, ये नहीं बोलेगा। तो इनके बाद यही कहेंगे भाई तू कुछ भी करियो, ये मत बोलियो कि तू एक्टिंग करता है बॉलीवुड में। भाई मेन विलन बने थे शायद, मेन विलन बने थे। इसने जो वो बोल दिया, कई लोगों ने घी खाना छोड़ दिया। अशोक घी खाया करो, ये जो है स्टेटमेंट इसकी, उसके बाद लोगों ने अपने घर में घी रखना बंद कर दिया, कह रहे भाई अब नहीं खाना में घी। इसने जो कह दिया है घी खाया करो, तो तब से लोग इससे दूर हट गए। थोड़ा मैं थोड़ा अब इससे आगे बढ़ के आता हूँ, एक, क्योंकि जैसे आपने स्टैंड अप कॉमेडी की बात की, इसने अब एक तरह से भारत में बहुत चीजें नहीं आ रही हैं, तो एक समय रहना का केस आता है जिसमें बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है, और वो बहुत एज वाइज भी डिवाइडेड ओपिनियन है, जिसमें वो स्पेशली एबल्ड लोगों का मजाक उड़ाया गया। तो कुछ ने कहा कॉमेडी है, इट्स ओके। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, क्योंकि बहुत लोगों को कहा कि वैसे ही हम इतने टॉन्ट्स सुनते हैं, इतनी ह्यूमिलेशन फेस करते हैं, जिसकी भी कुछ ऐसी होता है सिचुएशन, तो और कोर्ट ने भी उसका डिम व्यू लिया, और कानून भी है प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हो चुकी कंट्रोवर्सी, पर उसके बाद जब सीजन 2 आया तो कोर्ट में भी 1-2 दिन पहले हियरिंग हुई, जिसमें कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा सीधा सीधा कि आपने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम ये करेंगे टू रेक्टिफाई ऑल दैट हर्ट वी हैव कॉज्ड, और वो आपने एक्ट आउट नहीं किया। तो कोर्ट का मैं लोगों को बता दूं, अगर आप कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग देते हैं तो वो ना करना एक अलग ही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देती है, बिकॉज यू आर सेइंग इट। गवर्नमेंट में भी कोई अंडरटेकिंग दे, कोर्ट में अंडरटेकिंग दे, तो यू आर बाउंड टू कंप्लाई विद इट। तो उसके बाद 3-3 लाख रुपए हर कॉमेडियन पे कॉस्ट लगा दी, और वो नींबू मिर्च लेके शुरू हुए, जिससे एक तरह से टारगेट कर रहे थे, वो वेरी विजिबली टारगेट कर रहे थे। तो इस समय रहना पूरे प्रकरण पे, बिटवीन फ्री स्पीच, जो आप और मैं दोनों बिलीव करते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, बिटवीन टॉन्टिंग पीपल हु आर सफरिंग, एंड देन गिविंग अंडरटेकिंग नॉट कंप्लाइंग विद इट। आपका क्या व्यू है इंडिया के ये स्टैंड अप कॉमिक सीन को लेके? दिस इज नॉट अबाउट जो कुणाल कामरा टाइप, तो मैं
ऑब्नॉक्शियस मानता हूँ, तो एजेंडा ड्रिवन मानता हूँ। ये लोग पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए कर रहे हैं, बट उसकी क्या कोई दायरे होने चाहिए? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? 100% दायरे होने चाहिए। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं रहा हूं कि फ्री स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कर दो, ये तो मेरा कभी भी नहीं मानना रहा है। मतलब आप सोचो जरा, ये तो एक नो ब्रेनर है। हम लोग उनको विकलांग बोलते तक नहीं है, हम लोग बोलते हैं स्पेशली एबल्ड। दैट्स हाउ वी यूज द वर्ड, दिव्यांग बोलते हैं हम लोग। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात आनी स्टार्ट हुई। आप उस पे उठा के मजाक बना दो यार, ये तो शर्म की बात है। मतलब ये तो एज बिग अ रेड फ्लैग एज इट गेट्स है कि आप किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाने लग जाओ, या वो करो जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया था, इंसेस्ट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। ये तो डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट्स है। और मतलब इस पे अगर कोई ये कहता है ये तो फ्री स्पीच है, वो तो मूर्ख बना रहा है ना। या वो करो जो प्रणीत मोर ने किया था, 370 रुपए की बिरयानी में मैं तो अपना कुछ भी करूंगा, मैं तो उसको एक डार्क स्पेस में ले गया एक महिला को, सो दैट आई कुड डू समथिंग। ये क्या नॉनसेंस है यार। अगर आप इस कदर डिग्रेडेशन की बात कर रहे हो तो ये तो अलाउड हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हो, जैसे आपने बताया। समय रैना का ये जो समय रैना का जो ये डाउनवर्ड स्पाइरल है ना, ये मैं तो साफ ये बात बोलूंगा, यू नो, एट वेरियस पॉइंट्स एवरीवन हैज लाइक्ड हिम। आई वाज लाइक कि यार चलो, इज अ रियल टैलेंटेड गाय। कश्मीर पंडित की बात कर रहा था कि यू नो कश्मीरीज हैव सफर्ड अ लॉट। आई वाज लाइक चलो, गुड टू नो his family's bounced back. They were suffering back in the late 80s and the early 90s. But this doesn't mean कि आप बदतमीजी, छिछोरापन ऑफ दिस लेवल पे उतर आओ, डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाओ, गाली गलौज उस लेवल पे करो। एक बात किसी ने बहुत सही कही थी कि इफ यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस, ये कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ, रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे घटिया शोज से, दैट मीन्स यू डोंट हैव गुड कंटेंट। फिर तो दिस इज, अगर आपको गाली ही यूज करनी पड़ रही है फॉर ह्यूमर, या आपको एक स्पेशली एबल्ड पर्सन ही को टारगेट करना पड़ रहा है, मींस यू रन आउट ऑफ गैस यार। क्या शेखर सुमन इज डूइंग दैट? शेखर सुमन शेखर टुनाइट एक शो कर रहा है, सरकार की भी बड़ी कस के उसमें व्यंग कस रहा है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एज शिटी एज दिस। जसपाल भट्टी, द ओजी जसपाल भट्टी, did he need to do this? Or even Raju Srivastava for that matter, even Samay Raina in his initial days didn't need to do all this nonsense. तो भाई अब if you are going through this creative patch जहां you can't think of anything and आपको ये सब stupid low hanging fruits पकड़ने हैं, that speaks of you if anything else. और it could also be a journey towards Bollywood, जैसे वो अल्फा मूवी के लिए आलिया का पूरा स्क्रिप्टेड शो किया, because generally his brand was spontaneous, impromptu, और पूरा शो का भी इवेंट impromptu है। अब आलिया के साथ तो वो टोपी ऐसे करेगी या वो करेगी, वो भी स्क्रिप्टेड है। उसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई 2% का भी डाउट बचा है। तो वो जब आप स्क्रिप्टेड दिशा में जाते हो तो फिर बॉलीवुड के जो नियम है, जो मैंने शुरू किए, जो आपने भी शुरू बहुत बारी कवर किए हुए हैं, जहां पे आपकी एक डायरेक्शन है जो आपको लेनी है, you have to comply, you have to fall in line. If you don't fall in line, you will suffer or they will try to make you suffer. और उसका एक द्वंद चल रहा है। आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कश्मीर फाइल्स जैसी एक मूवी बनी, बट उसके बाद कोई मूवी हिट नहीं हुई। तो वो भी एक, इट इज गोइंग टू बी अ बैक एंड फोर्थ। कोई इतनी जल्दी नहीं होने वाला कि आप एक दिशा में चले जाओ। तो डू यू थिंक ये जो भी इंडस्ट्री उठती है, योर एग्जांपल ऑफ आलिया 2018 से पहले कुछ बोलना, अब कुछ और बोलना, तो do you think they read the tea leaves very, very fast, adapt very, very fast, and onboard very, very fast anything which is going to give them views or bring in new audience or bringing the new generation? तो ये भी एक जर्नी आप देख सकते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं, but unfortunately they've not been able to read the tea leaves this fast. Otherwise Bollywood would not have suffered. जो इधर सफर किया है पिछले 1-2 साल में is because मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ी जल्दी पढ़ेंगे, चेंज करेंगे, उतनी तेज नहीं कर पाए। आदित्य धर और इन सब का तो नेचुरल था, छावा पिक्चर आई, ऑल दीज फिल्म्स दे डिड वेरी वेल, बट दीज पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अडैप्ट, व्हिच इज व्हाई दे आर सफरिंग। आप करण जौहर की हालत देखो इस समय क्या हो गई धर्मा प्रोडक्शंस की। पिछली 5-7 फिल्में मैसिव फ्लॉप्स हुई हैं, ठीक है ना। ये कार्तिक आर्यन को लेके एक पिक्चर बनाई थी, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, कुछ ऐसे करके बकवास फ्लॉप हुई, भयंकर पैसे का लॉस हुआ, लाइन से होता जा रहा है। अल्फा भी इज अ डिजास्टर। अब इन्होंने आगे दिखा दिया शर्वरी की डिजास्टर है वो। आलिया हट गई है, पीआर इनका इतना इफेक्टिव होता है। तो बिकॉज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि द टाइम्स हैव चेंज्ड। आने वाले दिनों में इफ दे डोंट गेट इट तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है इन लोग का, बिकॉज अब जनता का ट्रेंड बड़ा क्लियर हो गया।
YRF स्पाइवर्स का भी आप पतन देखो, 2012 में एक था, टाइगर से स्टार्ट हुआ था ये, इट वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर, बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर थी 2012 की। 2017 में आती है टाइगर जिंदा है, बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर अगेन। पठान आती है 2023 में, वहां तक भी चलती है इनकी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है वो, टॉप 2-3 में थी वो। फिर जो इनका फॉल होता है, वॉर 2 आती है, वो फ्लॉप होती है थोड़ी सी, अब ये फ्लॉप होती है, गिरते ही चले गए फिर वो, खट 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 खट। आई थिंक वी विल गेट टू नो नो आई विल थिंक धुरंधर तो अभी आई है, तो अभी जो ये अडेप्टेबिलिटी है ये आपको अगली में देखेगी ना। अल्फा तो बन चुकी थी, उन्होंने डिले करी, अभी तो पता नहीं क्या ही बना रहे थे, इतने डिले के बाद ये बनी है। आप सोचिए अगर दिसंबर में आई होती जब ये प्लान कर रहे थे, या मार्च में आई होती, तो ये पता ही नहीं क्या बना रहे होते। तो अब गलवान जैसे 3-4 बार पुश आउट हो चुकी है। सो आई बिलीव दे आर अडेप्टेबल, दैट इज माय व्यू, और ये अडेप्ट करेंगे। आई थिंक दे वुड। पर एक बात आपने जो 370 की करी, उसमें मैं रहूंगा, उस लड़के के साथ तो एक्शन हो गया, उसी ऑडियंस में आई थिंक वो स्क्रिप्टेड शो और नॉट, एक लेडी भी थी जिसने भी बहुत आपत्तिजनक बातें बोली थी, इनफैक्ट इफ नॉट मोर, और कुछ नहीं हुआ। सो वो भी हमारे एक चर्न चल रहा है जिसमें it cannot be allowed. If something is very very cheap, you should not say about a woman, which you should not, then it does not mean एक फ्री प्ले है कि आप लड़के के बारे में कुछ भी बोलें, स्पेशली जब आप देख रहे हैं 19 साल 20 साल के यंगस्टर्स ही बोलूंगा, सिया गोयल जितना मर्जी मास्टरमाइंड हो, यंगस्टर्स ही हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है। एंड इफ दे सी के इतने भद्दे जोक के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा इन इट्स ओन वे, और लड़के का बिगड़ेगा, वो भी एक वर्ल्ड में लेसन जा रहा है। सो वो लेसन नहीं जा सकता है। ये भी एक मुझे लगता है डायनामिक है जिसको एंड इनफैक्ट आई होप मोर एंड मोर वुमेन स्पीक अबाउट दिस, बिकॉज ये डायनामिक आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए जितने भी ये सो कॉल्ड लिबरल्स थे, जो गेट कीपर्स थे, दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड विद एवरी पासिंग डे। आज भी जब सीजेपी का चल रहा है इस समय जंतर मंतर पे, इन सब की क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। ताहिर के कन्विक्शन में भी इन सब की क्रेडिबिलिटी गिरी, जो ये सब बोल रहे थे कि अरे ये इनोसेंट है, व्हाई टारगेट हिम बिकॉज हिज नेम इज ताहिर एंड ऑल ऑफ दैट। अब यही लोग इस पूरे जो ये जो इम्प्रेशनेबल एज है, मैं जिसको अगर बोलूं 15 to 22, 24 खास तौर से, इसको जैसे शोभा डे जैसे लोग लिख रहे थे, चेतन भगत जैसे लोग लिख रहे थे कि यू नो जेन जी शुड नॉट बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड, दे वर लिटरली जस्टिफाइंग इन अ वे कि सिया ने जो किया भाई उसका रूट कॉज था पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स का क्या प्रेशर था, होश तक नहीं थी पेरेंट्स को, क्लूलेस थे कि क्या कर रही है वो। इनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही। आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन where people are now like यार अगर एक लड़के ने गलत किया, लड़की ने गलत किया, बराबर होना चाहिए, it should be gender neutral, उस तरफ अब बढ़ रहे हैं। People are also seeing the flip side of toxic feminism, इससे ये हो रहा है। People are also talking about 498A is legal terrorism। तो अब सारी बातें हो रही है और इनकी क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। इसलिए जैसे पॉलिटिक्स में, जैसे बॉलीवुड में, आई थिंक सोसाइटी में भी वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अनफॉर्चुनेटली उतनी तेज नहीं जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, और उसमें कुछ विक्टिम्स बनते रहेंगे बीच में, which is sad। I wish थोड़ा स्पीड अप हो सकता। धीरे धीरे ही जाएंगे और होना शुरू हो गए, क्योंकि देखो एक रियलिटी तो है, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स यूजुअली द अब्यूज यूज्ड टू बी डन बाय मेन एंड वुमेन यूज्ड टू सफर। वो एक रियलिटी है, पर पिछले 20 साल 25 साल में अब जिस तरह लॉज आए हैं उनको बहुत लोग वेपनाइज भी कर रहे हैं। तो वो आपको एक टाइम पे, मेरा मानना है लीगल पर्सपेक्टिव से, एक टाइम पे आपको वुमेन सेंट्रिक लॉज बनाने बहुत जरूरी थे, बिकॉज दे वर एक्चुअली सफरिंग and you needed to have dowry laws because it was actually a problem. But is it a problem today what it was in 1980s, after 40 years with the world a very different world? वहां पे तभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, तभी जजमेंट्स आई डाउरी को लेके। पर अब जो ये नया चीजें हो रही हैं समाज में, जिसमें लॉ नहीं है, जिसमें पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस मेन पे हैं, पब्लिक कॉन्सिक्वेंसेस विमेन पे नहीं है सेम चीज के, तो वो एक सोसाइटल चर्न मुझे लगता है जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू गिव जस्टिस टू एवरीबडी एंड फॉर द यंगर जनरेशन दे आर वेरी स्मार्ट। आप अगर उनको बोलेंगे कि भैया जो चीज अलाउड नहीं है वो नहीं अलाउड है, तो वो सही रहेगा, रादर देन ये लेसन देना कि तुम सिया की तरह हरकतें कर जाओ और कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुम्हारे को डिफेंड करने के लिए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वॉइसेस आ जाएंगी, चाहे वो चेतन भगत हो, चाहे वो शोभा डे हो, और भी बहुत सारे हैं, कुछ तो
जी जी, तो आई थिंक वो भी एक चेंज तो आ ही गया है, चेंज तो आ ही रहा है। सबसे बड़ी बात क्या थी ना, आपने जैसे बोला एंटी डाउरी लॉज और ये तो थे 80s में बने थे, दे वर वेलकम्ड। थिंग्स स्टार्टेड गोइंग क्रेजी जब 2005 में, आई स्टिल रिमेंबर, रेणुका चौधरी वो लेकर आई थी प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट Domestic violence. अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस। करण थापड़ से बड़ा फेमस इंटरव्यू था, उसमें करण थापड़ उसको कुछ समझा रहा था, कहती है दिस इज आल्सो डोमेस्टिक अब्यूज, व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो डोमेस्टिक अब्यूज। कहता है आर यू नॉट मेकिंग माय पॉइंट, कहती है आई डोंट केयर, लेट मैन सफर। तो ये जो मेंटालिटी है दैट दे डिड समथिंग, अरे वो किसी और इंडिविजुअल ने किया, आप पूरी उस कौम को थोड़ी कर सकते हो। अच्छा, ये वही लोग हैं जो कहते हैं अरे मुस्लिम्स को क्यों टारगेट करते हो, औरंगजेब ने जो किया, बाबर ने जो किया, व्हाई आर यू टारगेटिंग देम टुडे। सेम लोग बोलते हैं, एंड आई एम लाइक ठीक है, डोंट टारगेट देम, आई एम ओनली टारगेटिंग दोज कि वो गलत कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद औरंगजेब। अगर आज के मुस्लिम का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, आई बाय दैट पॉइंट, बट इफ समवन हैज द व्यू पॉइंट कि मैं औरंगजेब की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ूंगा और वो मेरा हीरो था, देन आई हैव अ प्रॉब्लम, अदरवाइज आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। यहां पे वो कह रहे हैं लेट मैन सफर फॉर जो हुआ था, किसी ने अगर 70s में या किसी और ने 80s में अगर कुछ गलत किया था, वेदर व्हाई इज 498A व्हेन इट हैज बीन हेल्ड बाय जजेस टाइम एंड अगेंस्ट कि इट्स अ केस ऑफ लीगल टेररिज्म, इसको कोई क्यों नहीं छू रहा है? बिकॉज छूते ही कहां तो यहां माहौल चल रहा है नारी शक्ति वंदना और ये सब चल रहा है, ये वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। SC ST में हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी पलट दिया हमने, क्यों? क्योंकि वो वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। जब ये वोट बैंक रहना बंद कर जाएगा तब दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग टाइम। तो कैन द सोसाइटी इवॉल्व टू दैट पॉइंट, ये एक प्रॉब्लम है लीगली। अगर आपकी मैं बात करूं लीगली, आप अगर बात कर रहे हो, बाकी तो सोसाइटी में चर्न आ रहा है भाई, उससे थिंग्स डू इफेक्ट, बट धीरे धीरे आता है लीगल और इस सब पे बहुत रुक के आता है सर उस मामले में। लास्ट पॉइंट करण मैं कर लेता हूँ, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है E20 को लेके, पेट्रोल को लेके, इकोनॉमी को लेके, क्या व्यूज हैं आपके इसके ऊपर? क्योंकि अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में लें तो बहुत ज्यादा ये आग की तरह बात फैली है, और अब लोगों के दिमाग में एक साइंस छोड़ के, मैं पॉलिटिक्स अबाउट परसेप्शन, बहुत लोगों के दिमाग में परसेप्शनली आ रहा है कि क्या हमारी गाड़ी इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। सो मैं इसको साइंटिफिक नहीं, मैं एक पॉलिटिकल इशू के हिसाब से आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या ये परसेप्शन फैल रहा है, या ये ज्यादा नॉइज सोशल मीडिया पे है और रियल वर्ल्ड में ये इतना नॉइज नहीं है? रियल वर्ल्ड में तो इतना नॉइज नहीं है, पर इसके जिम्मेदार देखिए क्या है। दो मंत्री हैं बीजेपी में, ठीक है, एक है नितिन गडकरी जी और एक है धर्मेंद्र प्रधान जी। कमाल का एपिक फॉल हुआ इन दोनों का पिछले 2 साल में। मुझे अभी तक याद है, मैं डिबेट में था एक 24 में, उड़ीसा जीती थी बीजेपी, तो स्टूडियो में पूरा माहौल था कि भाई हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ही बन जाए, उड़ीसा के सीएम के कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र प्रधान। दैट वाज द लास्ट टाइम धर्मेंद्र प्रधान वाज एवर मेंशन्ड इन अ गुड न्यूज। उसके बाद तो जैसे कहते हैं ना, ऐसा संयोग बैठा, एक पेपर लीक हुआ, फिर यूजीसी आया, फिर दूसरा पेपर लीक हुआ, तब से उल जलूल स्टेटमेंट्स, यूजीसी को लेके भी उल जलूल स्टेटमेंट्स थी। सिमिलरली आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू गडकरी जी। गडकरी जी की तो सब तारीफ करते थे यार, बाय पार्टीशन, आज से 2 साल पहले, और फिर उन्होंने भी लंबी लंबी बातें करनी स्टार्ट कर दी। अभी कल परसों भी क्या बोल रहे थे, मैं एक्सरे कर दूंगा रोड की, ऐसी बसें चलाऊंगा जो अब उड़ेंगी सड़कों पे, ऐसी बस निकलेगी जो नीचे से चार्ज हो जाएगी। ये सब जब इन्होंने तिलस्मी बातें करनी स्टार्ट कर दी तो पीपल रियलाइज, हैंग ऑन यार, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये पूरा भट्टादार वहां से हुआ जब गडकरी जी ने बिल्कुल तिलस्मी बातें करने लग गई, मैं यहां से निकालूंगा, वहां से चार्ज हो जाएगा, उससे मैं सोलर पैनल करके ये कर दूंगा। फिर पीपल हु रियली मीन वर्क, एंड आई एम नॉट सेइंग गडकरी जी हैजंट डन गुड वर्क, ही हैज डन सम गुड वर्क्स, बट थोड़े क्रैक्स आ रहे हैं अब कुछ हाईवेज वगैरह में, वो न्यूज़ इज आल्सो कमिंग इन। अमित शाह इज अ बर्निंग एग्जांपल हु टॉक्स लेस, डिलीवर्स मोर एंड वॉक्स द टॉक बॉस। तो ये बीजेपी के भी 2 मंत्रियों को, बिकॉज हमें बोलना ही जरूरी है, ऑपोजिशन तो रही नहीं इस देश में भाई, ऑपोजिशन तो डिस्क्रेडिटेड लूनीज हैं सबके सब, तो मेरा आपका बोलना ये जरूरी हो जाता है कि पीपल शुड लर्न फ्रॉम अमित शाह। अमित शाह इज अ फिनोमिनल एग्जांपल। अभी नहीं, अभी तो वर्क भी दिख रहा है, बट इट वाज अ सरप्राइज। अभी नहीं, जब वो पार्लियामेंट में, आई यूज्ड टू फाइंड हिज स्पीचेस द मोस्ट प्रिपेयर्ड मिनिस्टर, एंड आप ऑर्डिनरी अंडर प्राइम मिनिस्टर हु इज अ ओरेटर पार एक्सीलेंस, किसी और को आप
उठते हुए देखना डिफिकल्ट है, बिकॉज अंडर अ वेरी वेरी दैट सॉर्ट ऑफ, बट जितनी प्रिपरेशन करके वो पार्लियामेंट में आते थे, और अब से नहीं पिछले कुछ सालों से, that was the next level, man. That the level of preparation, and that is now showing in execution also. So आप जब तक लोगों का focus on a political aspects of winning election under Amit Shah है, but his performance as a minister, I think will नक्सलवाद खत्म कर दिया भाई, कहने की बात है, कहने की बात है। बिल्कुल। थैंक यू करण, आज हमने सारे जो टॉपिक्स इस हफ्ते चल रहे थे वो कवर किए, और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि टॉपिक्स तो इस देश में कमी नहीं है, किसी और चीज की कमी हो ना हो, टॉपिक्स की इस देश में कमी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।